दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसीलिए इस देश में दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की तरह ही इस देश के मुसलमानों को भी कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इन अधिकारों का बेहद गलत इस्तेमाल भी किया है, और इन्हीं में से एक है वक्फ बोर्ड, जिसने पहले तो तुष्टीकरण करने वाली सरकारों से असीमित अधिकार प्राप्त किए और फिर बनाया कब्जाए हिंद का प्लान। कब्जाए हिंद यानी देश की जमीनों को हड़पने का प्लान। लेकिन अब बहुत हुआ, वक्फ बोर्ड का कब्जाए हिंद प्लान फेल हो गया है, और इस जमीनखोर वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट आज संसद में पेश कर दी है। और पूरी उम्मीद है कि यह संशोधन बिल जल्द ही पास हो जाएगा। तो इसलिए आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि अब कैसे होगा वक्फ बोर्ड का खेल खत्म। क्या है जेपीसी की रिपोर्ट जिसने वक्फ बोर्ड पर की है चोट। आज आपको बताएंगे इस भूमाफिया वक्फ बोर्ड पर कैसे हुआ है अब तक का सबसे प्रचंड प्रहार। आखिर कैसे वक्फ बोर्ड के ताबूत में ठोकी गई है आखिरी कील, और बहुत हुई वक्फ बोर्ड की मनमानी, अब खत्म होगी कब्जे की कहानी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर आज संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने पेश की, तो लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच ये रिपोर्ट पेश की। राज्यसभा में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सच्चाई से परे बताते हुए कहा कि उन्हें खारिज कर दिया और विपक्ष पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर जेपीसी रिपोर्ट में असहमति के स्वर को जगह नहीं दी गई है तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए साफ किया कि किसी भी रिपोर्ट को स्वीकार करना सभापति का विशेषाधिकार है, और विपक्ष की आपत्ति बेबुनियाद और तथ्यहीन है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि असहमति के तमाम बिंदुओं को भी जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल किया गया है, और विपक्ष जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहा है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि संसदीय कार्यप्रणाली और नियमों के आधार पर स्पीकर के फैसले पर बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। आप भी सुनिए विपक्ष ने क्या कहा और सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false. मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े,
इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। तो हालांकि राज्यसभा में विपक्ष सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ और भारी हंगामे के बाद विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया तो फिर वॉकआउट करने की क्या जरूरत है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी साफ कर दिया कि विपक्षी सदस्यों ने जिन विषयों को शामिल करने के लिए कहा था उन्हें अनेक्षर में शामिल कर लिया गया है। तो फिर विपक्ष की ओर से आपत्ति का क्या है पूरा सच, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। What really hurts me is that I made full opportunity available to the opposition to put their stand. Full opportunities were given to them, and there is no reason for them to walk away from their constitutional obligation. आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। तो देखा आपने, राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया और लोकसभा स्पीकर ने भी विपक्ष की मांग को आखिरकार मान लिया। फिर विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया, हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच। लेकिन पहले आपको यह जानना जरूरी है और यह बताना भी जरूरी है कि जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा बरपा है उसमें आखिर ऐसा क्या है। दरअसल वक्फ कानून में सरकार ने कई बदलावों का प्रस्ताव किया है और अब इसके लिए बनाई गई जेपीसी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भी कई बदलावों की सिफारिश की गई है। साथ ही जेपीसी ने इस बिल में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं वक्फ कानून के में जो महत्वपूर्ण संशोधन क्या हैं जिन्हें जेपीसी की भी मंजूरी मिली है। तो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी मिलेगी जगह, ये सबसे पहला संशोधन है जिसे मंजूरी मिली है। और राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पहले ये प्रावधान था कि ये सदस्य पदेन होंगे, लेकिन अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है। और तीसरा मुद्दा, वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री होगी। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद आता है मुद्दा सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार का। वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जो अवैध कब्जों को भी रोका जा सकेगा। इसके बाद आता है मुद्दा जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की भूमिका। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों यानी डीएम की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे वे बिना किसी सबूत के किसी भी संपत्ति को वक्फ को घोषित नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जो मंजूरी मिली है, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके बाद बारी आती है बेहतर ऑडिट प्रणाली की, यानी वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट जो प्रणाली है उसमें कई सुधार किए जाएंगे। और इसके बाद वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों की रोकथाम। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार भी किया जाएगा। और इसके बाद आती है बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सरकार को अब वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। और इसके बाद बारी आती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की। तो वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। तो ये सब वो बातें हैं जिन पर मंजूरी मिल चुकी है। और आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद विस्तृत पड़ताल के लिए इसे जेपीसी को सौंप दिया गया। और जेपीसी ने कुल 38 में से 36 बैठकों में अलग अलग मंत्रालयों, मुस्लिम संगठनों और सभी हितधारकों से विचार और सुझाव लिए। इसके अलावा विशेषज्ञों, विभिन्न संगठनों और वक्फ बोर्डों की राय जानने के लिए समिति ने मुंबई,
पटना, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता समेत देश के कई शहरों का दौरा किया, बैठक करी, 120 घंटे से ज्यादा बैठकें की। आप समझ सकते हैं कि समिति ने पूरा समय लिया और विस्तार से इस मुद्दे पर मंथन किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बीते 6 महीनों में वक्फ बिल पर गठित जेपीसी ने अच्छे से काम किया और इसमें नियमों का पूरा पालन किया गया। वहीं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने बताया कि रिपोर्ट के 281 पन्नों पर असहमति के नोट शामिल किए गए। डिसेंट नोट में कुछ पॉइंट्स जो चेयरमैन को लगता है कि ये कमेटी के ऊपर में सवाल उठाता है, तो उसको हटाने का अधिकार भी चेयरमैन के पास है। अगर उसके खिलाफ में मेंबर्स को लगता है कि उनको अपील करना चाहिए चेयरमैन को या स्पीकर को, वो कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम गलतफहमी में ना रहे कि जेपीसी ने नियम के तहत काम नहीं किया। हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद हमने तैयार करके दी है। सभी के कंटेंट्स हैं जो है 421 पेज, और हमने उसके बाद नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था। उस 421 पेज पे उनका 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। अब फिर ये हाउस का फैसला हो गया और गृह मंत्री जी के इस सुझाव पे कि हमारी पार्टी को एतराज़ नहीं है, तो निश्चित तौर से अब विपक्ष का ये कथन भी कि हमारा नोट ऑफ डिसेंट जो 281 पेज का, उसमें भी हम और चीज़ें ऐड कर दे रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब संसद में लाया गया तब भी विपक्ष ने विरोध किया था। वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी की बैठकों में भी विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया, और जब जेपीसी की रिपोर्ट संसद में आज पेश की गई तब भी विपक्ष ने विरोध किया। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड में होने वाला हर सुधार का हर मौके पर विपक्ष ने विरोध किया है। दरअसल इसके पीछे है विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। आइए कुछ तथ्यों और आंकड़ों के साथ समझते हैं, जानते हैं कि विपक्ष के इस विरोध का पूरा सच आखिर है क्या। तो देखिए, वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए लाए गए बिल का सबसे ज्यादा विरोध जो कर रही हैं वो है ममता बनर्जी की टीएमसी, और इसलिए विरोध के पीछे का पूरा सच ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं जो टीएमसी का वोट बैंक माने जाते हैं। बंगाल में करीब 80,000 वक्फ संपत्तियां भी हैं। आइए पश्चिम बंगाल के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विरोध की भी यही वजह है करीब करीब। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% के आसपास है और यूपी में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। यूपी में 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी के बाद चलते हैं बिहार। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की आरजेडी को वक्फ की इसलिए इतनी चिंता है क्योंकि उनके राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोट बैंक है, जो परंपरागत रूप से आरजेडी का लालू जी के जमाने से वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम के मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता वक्फ बोर्ड को पुराने ढर्रे पर चलाने की वकालत करता है। इसलिए जब आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश किए जाने पर विपक्ष ने विरोध किया तो बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की नीति पर जमकर प्रहार किए। चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए, और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। ये तो वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए है, उसके सही उपयोग का बिल है, लेकिन वोट बैंक के दबाव में कहां तक जाएंगे पता नहीं है। विपक्ष के लोग तुष्टीकरण पर कब तक चलोगे? शाहबानों से चले हो, सहराबानों 3 तलाक पर, और आज फिर वक्फ पर आप वहीं खड़े हो। तो भारत का वक्फ बोर्ड इस समय सबसे बड़ा जमीन खोर बन चुका है। वक्फ बोर्ड की साजिशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देश में जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्फ
पूरे देश को ही अपनी संपत्ति बनाने पर तुला है, देश को हड़पने पर तुला है। इसने देश के हर राज्य में कारस्तानियां कर रखी हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। ध्यान से देखिए इन 3 तस्वीरों को। ये तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में दिख रही इमारतों का पूरा देश जो है इनको पहचानता है। और अब इन 3 इमारतों को वक्फ बोर्ड हड़पने की फिराक में है। वो पूरी बेशर्मी के साथ इन पर अपना दावा ठोक रहा है। आप देख सकते हैं लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा है, ये लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा है, और तीसरी तस्वीर में अयोध्या का मशहूर बहू बेगम का मकबरा है। वक्फ बोर्ड ने इन तीनों इमारतों को अपना बताया है, लेकिन यूपी सरकार ने इन्हें सरकारी संपत्ति बताते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ 3 इमारतें हैं। इसके अलावा भी यूपी वक्फ बोर्ड के कई कारनामों का खुलासा हुआ है। ऐसे ही ऐसे कारनामे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पिछले दिनों जेपीसी के सामने यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे की रिपोर्ट पेश की, और इसी सर्वे रिपोर्ट में हुए हैं चौंकाने वाले कई खुलासे जो बताते हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से जमीन खोरी कर रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट का पूरा सच। तो देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में 14,000 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और वो इसे अपना बता रही है, जबकि इसमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। यानी यूपी में वक्फ बोर्ड जितनी भी जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है, उनमें से करीब 80% जमीन सरकारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, बेगम हजरत महल पार्क, अयोध्या का मशहूर बहू बेगम का मकबरा सहित यूपी के कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है। अगर अलग अलग शहरों की बात की जाए तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वक्फ बोर्ड की 1637 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 406 ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकारी भूमि पर ही बनी हुई हैं। वहीं कानपुर में वक्फ की कुल 1670 संपत्तियों की पहचान हुई है, इनमें से 548 सरकारी हैं। कौशाम्बी जिले में भी सर्वे के दौरान ऐसे 413 ज़मीनों का पता चला है जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, और इन ज़मीनों के ज़्यादातर हिस्सों में ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला बना हुआ है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में यानी सरकारी रिकॉर्ड में ये ज़मीन ग्राम समाज की यानी सरकारी ज़मीन पाई गई है। अब बात करें बाराबंकी जिले की, तो यहाँ भी 108 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर वक्फ का कब्जा मिला है। संत कबीर नगर जिले में वक्फ बोर्ड के पास ऐसी 203 संपत्तियां पाई गई हैं जो सरकारी ज़मीन पर हैं। वहीं बरेली जिले में वक्फ की करीब 3,171 संपत्तियां हैं और इनमें से 100 संपत्तियां जांच के दायरे में आ गई हैं। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन स्थल की ज़मीन पर ही वक्फ का दावा ठोककर उसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता दिया। इसके अलावा जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उसके मुताबिक शाहजहांपुर में 2,589 संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से 2,371 संपत्तियां जो हैं वो सरकारी ज़मीन पर हैं। इसी तरह रामपुर में 3,365 वक्फ संपत्तियां हैं, इनमें से 2,363 सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आई है। रामनगरी अयोध्या में भी वक्फ ने 3,652 संपत्तियों पर दावा किया है, जिनमें से 2,116 सार्वजनिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। जौनपुर में 4,167 में से 2,096 सरकारी ज़मीनों पर वक्फ की प्रॉपर्टी स्थित है, जबकि बरेली में 3,499 वक्फ संपत्तियों में से करीब 2,000 सरकारी ज़मीनों पर बनी हुई हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। और इसी वजह से हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, वो माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस 1-1 इंच लैंड को लेकर के
वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थान, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। तो आपको यह पूरा सच जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को तोहफे में, गिफ्ट में दे दिया था। इतना ही नहीं, 2022 में एक आरटीआई से यह पता चला कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से ज्यादा का सार्वजनिक धन दिया। 7 साल में दिया था यह धन। लेकिन पहले से इतनी दौलत होने के बाद भी देश भर के वक्फ बोर्ड आए दिन नई नई संपत्तियों पर दावा ठोकते रहते हैं। इसका पूरा सच जानने के लिए हमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के डेटाबेस को खंगालना चाहिए। इस डेटाबेस में वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस डेटाबेस के मुताबिक देश के 30 राज्यों में वक्फ के पास 8.72 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें से 73,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर विवाद है और लगभग 8,000 संपत्तियों का विवाद देश की अलग अलग अदालतों में इस वक्त लंबित है। और सबसे ज्यादा विवादित संपत्तियां वक्फ की पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में हैं। पंजाब में तो वक्फ की 56%, जी हाँ 56% से ज्यादा संपत्तियों पर विवाद है। अगर हाल के बड़े विवादों की बात की जाए तो तमिलनाडु के तिरुचेंतुरई गांव की पूरी जमीन को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वहीं बेंगलुरु के ईदगाह ग्राउंड पर भी विवाद है। सरकार के मुताबिक यहां की जमीन कभी किसी मुस्लिम संगठन या वक्फ को नहीं दी गई, लेकिन कर्नाटक वक्फ बोर्ड का दावा है कि 1850 से ये वक्फ की संपत्ति है, इसलिए हमेशा ये संपत्ति वक्फ ही रहेगी। हाल ही में गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर दावा किया था। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुगल काल के दौरान ये इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल होता था। इस तरह के तर्क देते हैं लोग। इसी तरह गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर, पूरे 2 द्वीपों पर ही दावा ठोक दिया है। इसी तरह केरल की व्यावसायिक राजधानी कोच्चि के मुनम्बम उपनगर में मछुआरों का एक गांव चेराई है जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। गांव के लगभग 610 परिवार पलायन के डर में रोज जीने को मजबूर है। वहीं वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद के 5 स्टार मैरियट होटल को अपनी संपत्ति करार दिया है। और इतना ही नहीं, देश के 120 ऐतिहासिक स्मारकों पर वक्फ बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के बीच विवाद चल रहा है। यहां तक कि देश की संसद और उसके आसपास के इलाके को भी वक्फ की संपत्ति बताने का खेल होता रहता है। लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। आप लोग जाइए, इंटरनेट में तलाश करिए। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे दुनिया के किस देश में है सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं।
अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति कहां है? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति किसी मुस्लिम देश में नहीं बल्कि हमारे भारत में है। आपको ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामी देशों में तो वक्फ बोर्ड का चलन ही नहीं है, लेकिन भारत में इसकी व्यवस्था है। और भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास देश भर में करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,000 अचल संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के पास 16,000 के आसपास चल संपत्तियां भी हैं। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,02,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। और राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 2,17,000 संपत्तियां हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पास करीब 15,000 संपत्तियां हैं। और यूपी के बाद सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां पश्चिम बंगाल में हैं, जहां करीब 80,000 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। और उसके बाद पंजाब में करीब 75,000, तमिलनाडु में करीब 66,000 और कर्नाटक में करीब 62,000 वक्फ संपत्तियां हैं। तो ये है वक्फ बोर्ड का साम्राज्य। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।